नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता वृत्ति परीक्षा का पेपर फर्स्ट जो जीके एंड जीएस का होता है, उसमें 15 क्वेश्चन आपके आते हैं स्कूल मैनेजमेंट के। बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है और बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और ये आपके 15 में से 15 सही हो सकते हैं, इसलिए हम इस पर ध्यान भी ज़्यादा देते हैं। बड़े थोड़े समय में ये कंप्लीट भी हो ही जाता है। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बड़ा ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, स्कूल मैपिंग। स्कूल मैपिंग यानी कि हम बात करेंगे आज शाला मानचित्रण के विषय में। किसके विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों? शाला मानचित्रण को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग ये कर लिया था। अभी अपने स्कूल मैपिंग के विषय में बात करने वाले हैं। पीछे के सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं और यहाँ से हमने डाइस को भी पहले ही कर लिया, क्योंकि डाइस जो है वो EMIS से संबंधित था, इसलिए हमने इसको पहले ही पूरा कर लिया था। दोस्तों, आइएगा बात करें इसके विषय में, स्कूल मैपिंग के विषय में। तो दोस्तों, शाला मानचित्रण या स्कूल मैपिंग क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि स्कूल मानचित्रण को स्कूल लोकेशन प्लानिंग भी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको एक प्रकार से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिएगा जैसे ये कोई गांव है, ये गांव का नक्शा है और यहाँ पर आपका स्कूल है या स्थापित करना है। तो स्कूल के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई पटवार घर है, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय है, कोई हॉस्पिटल है, कोई रेलवे लाइन है। ये सारी चीज़ें जब हम किसी नक्शे में दिखाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शाला मानचित्रण के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से ये स्कूल की लोकेशन ही होती है, जहाँ से हम देख करके हमें अंदाज़ा लग जाए और ये पता चल जाए कि यहाँ के आसपास की कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, तो यहाँ स्कूल मैपिंग की अगर हम बात करें, यानी शाला मानचित्रण की शुरुआत की बात करें, तो शाला मानचित्रण की जो शुरुआत हुई थी 1963 में हुई मानी जाती है। कहाँ से? फ्रांस से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए शाला मानचित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस से हुआ। कब हुआ? तो 1963 में हुआ। ये भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, भारत में अगर इसकी शुरुआत की बात करें, देखिएगा विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो कहाँ पर शुरू हो गया? फ्रांस में 1963 में हो गया। लेकिन हम भारत में अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो भारत में जब लोक जुम्बिश परियोजना आई तो उसके साथ ही शाला मानचित्रण का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ था। शाला मानचित्रण की प्रक्रिया उसी के साथ प्रारंभ होती है। तो लोक जुम्बिश परियोजना क्या है? ये परियोजना स्वीडन के सहयोग से 1992 में प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहले मानचित्रण या शाला मानचित्रण कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1963 में हुआ। भारत में लोक जुम्बिश परियोजना के साथ। लोक जुम्बिश परियोजना को स्वीडन जो है 1992 में भारत में लेकर के आता है, तो 1992 के साथ में ही हम इसका प्रारंभ भी मानते हैं। दोस्तों, लोक जुम्बिश परियोजना अब है क्या? तो दोस्तों, अब इसका जो विलय है 30 जून 2004 को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर दिया गया था, जो अब समसा के अंदर विलय हो गया है। दोस्तों, और वर्तमान में ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, SSA जो है, ये भी समग्र शिक्षा का ही एक भाग है, जिसे अपने समसा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक आधा बनता है और आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करें शाला मानचित्रण की प्रक्रिया या मानचित्रण निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों? ग्राम शिक्षा समितियों का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ग्राम शिक्षा समितियों का निर्माण होगा, यानी सर्वप्रथम ग्राम, वार्ड और या हम कहें नगर पालिका शिक्षा समिति तैयार की जाती है। यानी सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे? ग्राम शिक्षा समिति तैयार करेंगे। इस समिति के जो सदस्य होते हैं, यानी सभी ग्रामीण, वार्ड, नगरपालिका, प्राथमिक अध्यापक और पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच, ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हो सकते हैं और होते भी हैं। इसमें जितने सदस्य होंगे उनमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दोस्तों, दूसरे
भाग के अंदर हम क्या करेंगे, गांव का सर्वेक्षण करेंगे, ग्राम का सर्वेक्षण होगा, ये सेकंड पार्ट में होगा। ये जो शिक्षा समितियां हमने बनाई हैं, ये शिक्षा समितियां उपलब्ध संसाधन जो भी इनके पास में और संकलित जो भी डाटा है उसके आधार पर ही स्कूल मानचित्रण को क्या करती है, तैयार करती है दोस्तों। तो यानी उसके बाद में ग्राम सर्वेक्षण का कार्य होता है। और फिर आती है हमारी थर्ड लेवल में कोर टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शाला मानचित्रण की गतिविधियों का संचालन कौन करता है, तो कोर टीम करती है। ये देखिएगा जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जिम्मेदारी जो है ग्राम शिक्षा समिति पर है, ये खुद नहीं बनाती है, इसमें से एक कोर टीम बनती है। कोर टीम जो है, कोर टीम के द्वारा ही शाला मानचित्रण की गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। इसमें कम से कम 6 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम इसमें 22 सदस्य हो सकते हैं। ये एक रेंज है जो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कम से कम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और अधिकतम जो है इसमें 22 सदस्य हो सकते हैं कोर टीम के अंदर। कोर टीम का सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में देखिएगा ये जो कोर टीम है इसमें 6 सदस्य और अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं, ये हमने देख ही लिया अभी। ये कोर टीम ही क्या करती है, नजरी नक्शे का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नक्शा बनाती है, नजरी नक्शा। नजरी नक्शा क्या होता है, तो नजरी नक्शा वो नक्शा होता है जिसको एक नज़र में देखते ही सारे गांव की शैक्षिक स्थिति का हमें पता चल जाए, उसे ही हम नजरी नक्शा के नाम से जानते हैं दोस्तों। नजरी नक्शा यानी एक नज़र में ही गांव की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाता है, नजरी नक्शा। नाम में ही है ना आंसर, देखो नजरी नक्शा यानी जो एक नज़र में ही हमें समझ में आ जाए देखते ही। किसी गांव या प्रदेश का कोई भी ऐसा नक्शा जिससे उस गांव की सारी स्थिति एक नज़र में ही पता लग जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, नजरी नक्शा के नाम से जानते हैं। तो नजरी नक्शा क्या हो गया, किसी गांव या प्रदेश का एक ऐसा नक्शा है जो उस गांव की सारी स्थिति का पता एक नज़र में ही लग जाता है दोस्तों। अब हम बात करें शाला मानचित्रण के निर्माण के चरण कौन कौन से होते हैं, तो वर्तमान विद्यालय की भौतिक और शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण करना और विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का पूर्वानुमान लगाकर कहाँ विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए यह निश्चित किया जाता है। अब देखिएगा स्कूल मैपिंग हम क्यों करते हैं, जो भी हम जहाँ पर विद्यालय स्थापित करें, ये देखिएगा एक तो पुरानी चीज़ है दोस्तों, है ना। लोग जुम्बिश 1992 के, तब इतने स्कूल नहीं थे। तब ये था कि भी जहाँ स्कूल स्थापित किया जाना है उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके लोकेशन के लिए ये काम किया जाता था, तो अभी भी चलता हुआ जा रहा है दोस्तों। तो वर्तमान विद्यालय की भौतिक और शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण करना और विद्यालय में प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं ना, कहाँ पर कौन से एरिया में छात्र ज़्यादा हैं, जहाँ वंचित छात्र ज़्यादा हैं उसी एरिया में फिर हम क्या करें, स्कूल का निर्माण करें। तो इस प्रकार से जो था उस समय की प्राथमिकता थी और नजरी नक्शे बनाए जाते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम शिक्षा समिति का गठन करेंगे, अभी हमने देखा। ग्राम शिक्षा समिति का फिर क्या होगा, अभिमुखीकरण होगा। कैचमेंट एरिया का निर्धारण करके जरूरी खाका तैयार किया जाएगा, यानी कौन कौन सा इसका एरिया रहेगा वो निर्धारित किया जाता है। सदस्यों को उनके परिक्षेत्र के अनुसार उत्तरदायित्व और कार्यों को निर्धारित किया जाता है। जो सदस्य हैं उनको उनके क्षेत्र के अनुसार, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है या जो एरिया उसको दिया गया है, उसी आधार पर जो है उत्तरदायित्व और कार्यों का निर्धारण उसके अनुसार कर दिया जाता है। फिर नजरी नक्शा तैयार किया जाता है। फिर नजरी नक्शे को ही पक्के नक्शे के रूप में तैयार किया जाता है, गोशवारा तैयार किया जाता है। फिर हम शैक्षिक स्थिति का क्या करते हैं, आकलन करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 8 जो हैं मुख्य चरण इसके माने जाते हैं। स्कूल मैपिंग के 8 मुख्य चरण अपने मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका था स्कूल मैपिंग, जो हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इस टॉपिक में और क्या पूछा जा सकता है, कुछ एक गाँव के नजरी नक्शे में दर्शाने वाले संकेत हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनको बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह किसको दर्शाता है, ये वाला चिन्ह दर्शाता है प्राथमिक विद्यालय को। किसको दर्शाता है प्यारे दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय को। अगर इसी के चारों ओर हमने एक चक्कर लगा दिया तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया उच्च प्राथमिक। ये कौन सा विद्यालय हो गया, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गया। ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं।
अगर इस तरह का कोई आपको साइन देखने को मिले तो इसे हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, जो कि प्राथमिक स्तर का होता है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र होगा ये, प्राथमिक है ना। उच्च प्राथमिक को हमने देख लिया है। और उच्च प्राथमिक की बात करें तो ये होगा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र उच्च प्राथमिक। ये उच्च प्राथमिक वाला हो जाएगा अगर हमने उसके चारों ओर गोला लगा दिया तो। ये जो है हमारा इस तरह का त्रिभुज जो है ये बताता है कि यहाँ पर क्या है, माध्यमिक विद्यालय है। कौन सा विद्यालय है दोस्तों? माध्यमिक विद्यालय है। अगर हम इसी के चारों ओर एक गोला लगा दें तो ये कौन सा हो गया? ये उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया। कौन सा विद्यालय हो गया पहले दोस्तों? उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाता है। यदि हम इस तरह का एक स्टार बना दें, है ना, इस तरह का एक हमने स्टार बनाया तो ये क्या कहलाएगा? आंगनबाड़ी, या हम इसे कहते हैं बालवाड़ी, ये कहलाएगा। अब हम कहें, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी लाल बाउंड्री ही होती है इसलिए मैं लाल ही बना रहा हूँ। इस तरह का गोला हो, ये होगा स्कूल नहीं जाने वाले बालक, नहीं जाने वाले बालक, है ना। ये केवल लाल बाउंड्री होती है। यदि इसी को हम कर दें, एक गोला हमने बनाया और इसको हमने डार्क कर दिया, ब्लू कलर का रखना है, ब्लू कलर का रखना है, इसको आप रखिएगा ब्लू कलर का। एक छोटा सा गोला बना करके इसे आप बिल्कुल ब्लू कर दीजिएगा। तो ये कौन सा हो गया? स्कूल जाने वाली बालिका। ये कौन हो गई? स्कूल जाने वाली बालिका। इसी तरह से अगर हमने इसको भर दिया तो ये कौन हो गया? स्कूल जाने वाले बालक। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमने इसमें कलर भर दिया तो ये जाने वाले हो गए, नहीं भरा हुआ है तो नहीं जाने वाले हैं। इसी तरह से ब्लू कलर वाला भी हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? स्कूल नहीं जाने वाली बालिका, नहीं जाने वाली बालिका, ये हो जाएगी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, स्कूल नहीं जाने वाली बालिका। अगर इस तरह का कोई निशान है तो हम इसे कहेंगे कुआं है, या कोई बावड़ी है, या कोई टांका है ना। एक इस तरह से जल का सा आपको निशान दिखाई दे, तालाब, ये तालाब हो जाएगा नीले रंग का। ये हो जाएगा हमारा उपासना स्थल। बिल्कुल आसान से, आराम से आप इसको पहचान सकेंगे। इनके आने की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। इस तरह से आप इसको बनाएं। ये कौन सा हो जाएगा? स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा, डिस्पेंसरी हो जाएगी। इस तरह से लाल और नीले रंग वाले पुलिस वाला निशान आप जानते हैं अच्छे से, तो मैं इसको पूरा यहाँ नहीं बना रहा हूँ। तो ये पुलिस चौकी हो जाएगी। इसी तरह एक डब्बा है, डब्बे के अंदर पै लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? पटवार भवन हो जाएगा। पै के ऊपर बिंदी लगा दी तो क्या हो गया? ये पंचायत घर हो गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये दू लिखो, गोला लगा दो, ये क्या हो गया? दुग्ध समिति हो गई। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर हम ले लेते हैं भूरा रंग। ठीक है, भूरे रंग की इस तरह से हमने लाइन बनाई। कौन सा कलर होना चाहिए? भूरा। फिर से दोहरा रहा हूँ, भूरे कलर की है। तो ये कौन सी सड़क होगी? कच्ची सड़क होगी। और अगर इस तरह से टुकड़ों में है तो ये कौन सा हो गया? कच्चा रास्ता हो गया। सड़क नहीं है, केवल एक ये कच्चा रास्ता है।
और अगर इस तरह से हमें सड़क मिले ब्लैक कलर के अंदर, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे पक्की सड़क होगी, ये पक्की सड़क होगी। बिल्कुल आसान से हैं दोस्तों, ऐसा कुछ भी इसमें विशेष चीज़ें नहीं हैं जो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको दे। तो रेलवे लाइन को तो आप जानते ही हैं, इस तरह से निशान मिले तो रेलवे लाइन हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के निशान से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखें, जब हमें गांव में किसी स्कूल को स्थापित करना है तो स्कूल के चारों ओर कौन कौन सी चीज़ें हैं उन्हें एक नक्शे में दिखाना ही क्या कहलाएगा, नजरी नक्शा कह सकते हैं, स्कूल मैपिंग कह सकते हैं। बस इसमें इतनी ही चीज़ें होती है, इतना याद कर लेंगे तो भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लासेज आपको अच्छी लग रही है और आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। पूरा सिलेबस अपनी जल्दी ही कर लेंगे, छोटा सा सिलेबस है इसका, स्कूल मैनेजमेंट का, जल्दी ही हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, क्लासेस से संबंधित भी और अदर जो अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।